तो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी के पार्ट 3 में। तो आज हम इस चैप्टर को पार्ट्स ऑफ फ्लावर से कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल बल्ब्स: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक फ्लावर के पास 4 फ्लोरल बल्ब होते हैं। कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है, जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं फूल के नीचे। कोरोला जो आपकी कलरफुल जो उस पर पंखुड़ियाँ होती हैं वो। एंड्रोशियम जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वर्ल होता है। गाइनोशियम जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वर्ल होता है। अब हम इन्हीं चारों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कैलिक्स को। द कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। क्योंकि हम जानते हैं कैलिक्स एक वर्ल है, तो वर्ल में जो मेंबर हैं उनको कहते हैं सेपल। हर मेंबर जो होता है उसको सेपल कहते हैं। और कई सारे सेपल्स मिलके बनाते हैं आपका कैलिक्स फॉर्म करते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, ज़्यादातर ये ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज में। आपने देखा होगा पहले फूल ग्रीन ग्रीन पत्तियों के अंदर जो है आपका बंद रहता है। ये ऐसे ऐसे ये इसके अंदर आपका फूल जो है बंद रहता है। फिर ये ग्रीन पत्ती जब बाद में खुल जाती हैं ऐसे करके, जब यहाँ ये जो आपका फूल है वो निकलता है, तो इसी को कहते हैं हम कैलिक्स, यानी एक को कहेंगे सेपल। तो बड स्टेज में जब फूल होता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, कवर करके रखता है। द कैलिक्स में बी गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। जो कैलिक्स होते हैं वो गैमोसेपलस हो सकते हैं या पॉलीसेपलस हो सकते हैं। मतलब क्या होता है गैमोसेपलस का मतलब? तो गैमोसेपलस का मतलब होता है जब आपके जो सेपल्स मेंबर हैं कैलिक्स वर्ल के, जो आपके सेपल्स वर्ल में मेंबर हैं वो यूनाइट हो रखे हैं, वो सब जुड़े हुए हों, यूनाइट हो रखे हों, तो उसे गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं। पॉलीसेपलस कंडीशन में पॉली माने कई सारे हो रखे हैं, मतलब अलग अलग हो रखे हैं, मतलब जो आपके सेपल्स हैं वो फ्री हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम कोरोला की तरफ। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। तो जैसे कैलिक्स वर्ल में आपके मेंबर थे सेपल्स, और तो आपके कोरोला वर्ल में होते हैं पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो जो पेटल्स जो मेंबर होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और जिसकी वजह से ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो आप जैसे जानते हो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बता रखा है कैलिक्स की तरह कोरोला भी गैमोपेटलस, जैसे वहाँ गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस थे, ऐसे यहाँ कैलिक्स की तरह कोरोला भी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस होते हैं। तो पॉली में कई सारे हो रहे हैं, गैमोपेटलस में वो यूनाइट कर जा रहे हैं, पॉलीपेटलस में पेटल जो है फ्री हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। तो ये शेप और कलर हैं कोरोला के, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में वेरी करते हैं कि कोई किसी में आपको पीले कलर के जो पेटल्स मिलेंगे, किसी में लाल मिलेंगे, किसी में पर्पल मिलेंगे, और जो उनकी शेप है वो भी वेरी करेंगी। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। तो आपके ऐसे ऐसे शेप के जो हैं आपके जो पेटल्स हैं कोरोला वर्ल के वो मिलेंगे, ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। अब आगे एस्टिवेशन की बात की हुई है, तो एस्टिवेशन पढ़ने से पहले हम ऊपर जो डायग्राम दे रखे हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो ये जैसा कि आपको यहाँ एक फ्लावर का डायग्राम दिखा रखा है,
इसमें बता रखा है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज योर एंड्रोशियम, इसका एक मेंबर है जो कि आपका स्टेमन। ऐसे ही गायनोशियम में आपका कार्पेल या पिस्टिल मेंबर होता है। कोरोला में आपका पेटल मेंबर होता है जैसे कि हमने पढ़ा। कैलिक्स में आपका सेपल होता है। और ये पेडिसल या हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, पेडिसल या स्टॉक। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये आपको कैलिक्स दिखाए हुए हैं। यहाँ ये कोरोला है, ये एंड्रोशियम है, ये गायनोशियम है, कार्पेल या पिस्टिल। अब हम बढ़ते हैं एस्टिवेशन की तरह। एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। तो यहाँ क्या होता है, सेपल और पेस्टल होते हैं, उनके अरेंजमेंट का मोड होता है, एक मोड ऑफ अरेंजमेंट है किसका? सेपल्स और पेटल्स आपके किस तरीके से फ्लोरल बर्ड में अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में अरेंज है। मतलब आगे हम पता चलेगी कैसे अरेंजमेंट की बात हो रही है सेपल्स और पेटल्स के लिए। तो एस्टिवेशन बेसिकली होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सालरी, या वेक्सालरी को हम पेप्लियोनेशियस भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है पेप्लियोनेशियस। तो मेन टाइप के एस्टिवेशन यहाँ दिखाए हुए हैं, जैसे कि आपका वेलवेट हुआ, ट्विस्टेड हुआ, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सालरी। अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, जब सेपल्स या पेटल्स एक वर्ल में जस्ट टच करते हैं एक दूसरे को एट दी मार्जिन पर, अपने एंड्स पर, जब एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे होते हैं, ओवरलैप नहीं आता है, विदाउट ओवरलैपिंग जस्ट टच कर रहे होते हैं, तो उस एस्टिवेशन को कहते हैं हम वेलवेट एस्टिवेशन, जैसा कि कैलोट्रॉपिस में होता है। तो फिर से बताते हैं आपको वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है। जब सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे होते हैं मार्जिन पर, विदाउट ओवरलैपिंग करें, तो याद रखना जस्ट टच लिखा हुआ है, जस्ट टच ये वर्ड याद रखना है, और विदाउट ओवरलैपिंग, तो उस एस्टिवेशन को कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। और ये पाया जाता है, देखने को मिलता है कैलोट्रॉपिस में। नीचे डायग्राम दिया हुआ है, ये यहाँ जो आपके ये सेपल्स हुए या पेटल्स हुए, ये जस्ट टच कर रहे हैं या बिल्कुल थोड़ी जगह बच रही है, तो इस एस्टिवेशन को कहते हैं हम वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन ऐसे करके, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, ये बात याद रखनी है। इस एस्टिवेशन में जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो, तो यहाँ ओवरलैपिंग जो है नहीं हो रही है। तो अपने अगली एस्टिवेशन को पढ़ते हैं। If one margin of the appendages overlap that of the next one and so on, as in China rose, lady's finger and cotton। तो बता रखिए जब एक मार्जिन दूसरी मार्जिन को ओवरलैप करे, जैसा कि एग्जांपल दे रखा है चाइना रोज और लेडी फिंगर या कॉटन में होता है, तो उसे कहते हैं हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, और यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, एक मार्जिन दूसरी मार्जिन को ओवरलैप कर रही है। तो ऐसी एस्टिवेशन मिलती है आपको चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में। ये इसका एग्जांपल यहाँ दिखा हुआ है, ये एक मार्जिन दूसरी को ओवरलैप कर रही है, ऐसे ओवरलैप है, यहाँ से ओवरलैप है, यहाँ से ओवरलैप और यहाँ से ओवरलैप, तो ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे कहते हैं हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये मिलता है आपका चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में। आगे बढ़ते हैं। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ जैसा कि देख सकते हो आप, एक ही डायरेक्शन में, मतलब इसी तरफ जो है ओवरलैपिंग चल रही है, ऐसे ओवरलैपिंग चल रही है, इस तरफ आगे की तरफ ओवरलैपिंग चल रही है, ऐसे एक ही डायरेक्शन में ओवरलैपिंग जो चल रही है। बट अगर ये ओवरलैपिंग तो हो रही है, बट ऐसी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी में दोनों साइड ओवरलैपिंग हो गई, किसी के ऊपर, किसी में एक साइड हुई, किसी में ऐसे अपोजिट चलने लग गई,
तो ऐसे करके मतलब डायरेक्शनलेस ओवरलैपिंग होती है, तो उसे कहते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जहाँ डायरेक्शनलेस ओवरलैपिंग होती है। ऐसा पाया जाता है आपको कैशिया और गुलमोहर में, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिखा हुआ है। ये यहाँ इसके दोनों एंड्स पर ये ओवरलैपिंग हो रखी है, फिर यहाँ से ये अब एक एंड पे हुई, यहाँ से दोनों एंड बाहर है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस ओवरलैपिंग होती है, तो उसे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं, जैसा कि आपको कैशिया और गुलमोहर में देखने में पाई जाती है, कैशिया एंड गुलमोहर। द एस्टिवेशन इज स्टैंडर्ड The estivation is standard, overlaps the two lateral petals wings, which in turn overlap the two smallest anterior petal keel. This type of estivation is known as vexillary और पेपिलियोनेशियस। तो अगली जो एस्टिवेशन है, जो आपकी वैक्सैलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन है, उसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड बड़ी पेटल या आपकी पेटल या सेपल होती है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। वो ओवरलैप करती है दो लेटरल पेटल्स को, पेटल्स या सेपल जिसमें भी एस्टिवेशन ये शो हो रही है, उनको ओवरलैप करती है, जिन्हें कहते हैं हम विंग्स। तो एक लार्जेस्ट होती है स्टैंडर्ड, वो दो लेटरल पेटल को कवर करती हैं, जिन्हें कहते हैं विंग्स। और जो विंग्स दो लेटरल होते हैं, विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट, वो दो और छोटे एंटीरियर पेटल को कवर करते हैं, जिन्हें कहते हैं हम कील। तो इस टाइप की एस्टिवेशन को हम कहते हैं वैक्सैलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। तो इसमें यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है, ये आपकी सबसे बड़ी पेटल है, इसे ये कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल है। इसने दो लेटरल स्मॉल को पेटल्स को कवर किया हुआ है, जिन्हें कहते हैं हम विंग्स। ये दो स्मॉलेस्ट अंदर की पेटल हैं, इन्हें कहते हैं विंग्स। और ये दो और स्मॉलेस्ट पेटल हैं, जिनको विंग्स ने कवर किया है, इन्हें कहते हैं हम कील। तो इस टाइप की एस्टिवेशन को कहते हैं हम वैक्सैलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। तो ये बता रखिए। यहाँ बता रखा है, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड overlaps the two lateral petals wings, which in turn overlap two smallest anterior petal keel. This type of estivation is known as vexillary और पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। तो इसके एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, पी एंड बीन। तो ये कहाँ मिलती है आपको? पी और बीन में, पी और बीन में देखने के लिए मिलती है, पी और बीन फ्लावर्स में ये एस्टिवेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ एग्जांपल, ये वेलवेट हो गया आपका, ये वेलवेट, ये ट्विस्टेड, ये एम्ब्रिकेट, ये वैक्सैलरी, पेपिलियोनेशियस। तो मैं कुछ निमोनिक्स बताना चाहूँगा आपको एस्टिवेशन के। तो सबसे पहले वेलवेट एस्टिवेशन में देखते हैं। तो वेलवेट एस्टिवेशन का हम याद रखेंगे एग्जांपल वेलवेट चेयर से। तो एक वेलवेट चेयर है, वेलवेट चेयर, उसमें वेलवेट से आपको वेलवेट एस्टिवेशन की याद आएगी, चेयर से आपको याद आएगी सी से कैलोट्रोपिस की, मतलब वेलवेट चेयर। उसके बाद हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन में बात करते हैं। तो यहाँ समझते हैं, चाइनीज़ लेडी ट्विस्टेड हर कॉटन शर्ट। तो इसमें निम्न है, चाइनीज़ लेडी है, वो अपनी कॉटन शर्ट को ट्विस्ट कर रही है, तो चाइनीज़ लेडी ट्विस्टेड हर कॉटन शर्ट। तो ट्विस्टेड से याद आएगी हमारे ट्विस्टेड एस्टिवेशन की, चाइनीज़ लेडी से याद आएगी चाइना रोज़ की, चाइना रोज़, और लेडी से याद आएगी लेडी फिंगर की, और कॉटन कॉटन। तो चाइनीज़ लेडी ट्विस्टेड हर कॉटन शर्ट। तो ट्विस्टेड चाइनीज़ यानी चाइना रोज़, और लेडी लेडी फिंगर, ट्विस्टेड ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एंड कॉटन कॉटन में होती है। अब अगला जो हमारी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की निमोनिक है, वो है इमरान द गली बॉय लॉस्ट हिज कैशियो। तो इसमें एस्टिवेशन का है इम्ब्रिकेट का, तो ऐसे याद आएगी इमरान, इमरान से आएगी हमको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की याद, गली बॉय, गली में जी से आएगी गुलमोहर, गली गुलमोहर, कैशियो, कैशियो आप जो मतलब वॉच होती हैं वो, उससे याद आएगी कैशिया। तो इमरान द गली बॉय लॉस्ट हिज कैशियो। तो इमरान द गली बॉय लॉस्ट हिज कैशियो, इमरान इम्ब्रिकेट, गली गुलमोहर, कैशियो कैशिया। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है आपकी गुलमोहर और कैशिया में। उसके बाद अगली निमोनिक जो आपकी वैक्सैलरी या पेपिलियोनेशियस, उसकी
तो उसमें है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन, या आप यहाँ भारत कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो वाइस प्रेसिडेंट से याद आएगी हमें वैक्सलरी, वैक्सलरी एस्टिवेशन, और पी से आप उसे पेपिलोनेशियस। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत में हमारे वी से याद आएगी वैक्सलरी, पी से पेपिलोनेशियस, और पी, और भारत से याद आएगी बी से बीन। मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी वैक्सलरी या पेपिलोनेशियस, और पी और बीन में होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये निमोनिक्स हैं, इनसे आपको शायद याद करने में आसानी हो एस्टिवेशन का फंडा। तो वेलवेट चेयर, वेलवेट कैलोट्रोपिस, चायन एडी ट्विस्टेड हर कॉटन शर्ट, चाइनीज चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, इमरान द गली बॉय लॉस्ट हिज कैशियो, इम्ब्रिकेट गुलमोहर कैशिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत वैक्सलरी पेपिलोनेशियस जिसे कहते हैं पी और बी। और अपने अगले वर्ल की बात करते हैं, दैट इज योर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, तो इसके मेंबर स्टेमन है। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट, इसमें एक स्टॉक या फिलामेंट होती है ऐसे, एंड एन एंथर, और उसके ऊपर एक एंथर होता है, बायलोब्ड एंथर होता है। ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड, जैसे कि यहाँ दिखाया है, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर, हर लोब के पास आपके 2 चैम्बर होते हैं, हर लोब के पास 2 चैम्बर होते हैं। द पोलन सेक्स, जिन्हें पोलन सेक्स कहते हैं, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स, और इन्हीं जो हर लोब में 2 चैम्बर हैं जिन्हें पोलन सेक्स कहते हैं, इन्हीं में जो पोलन ग्रेन होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। एक स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं, मतलब जो स्टेमन पोलन ग्रेन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम स्टेमिनोड कहते हैं, जो बांझ स्टेमन है। तो स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। Stamens of flower may be united with other members such as petal or among themselves। तो जो फ्लावर के जो स्टेमन्स होते हैं वो यूनाइट हो सकते हैं, वो खुद से भी आपस में यूनाइट हो सकते हैं और अदर मेंबर से भी यूनाइट हो सकते हैं। When stamens are attached to the petals, जब स्टेमन्स पेटल्स से अटैच रहते हैं तो उन्हें एपिपेटलस कहते हैं, जैसा कि ब्रिंजल में पाया जाता है। ब्रिंजल में जो स्टेमन है वो पेटल से अटैच रहते हैं, उन्हें एपीपेटलस कहते हैं या एपीफाइलस कहते हैं, जैसा कि ब्रिंजल में पाया जाता है। व्हेन अटैच टू द पेरियांथ एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली, तो पेरियांथ जैसा कि मैंने पार्ट 2 में बताया था, पेरियांथ होता है जब कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, वो दोनों एक ही होते हैं, तो उसे कहते हैं पेरियांथ। तो जब आपका स्टेमन पेटल से कनेक्ट है तो एपीपेटलस या एपीफाइलस कहते हैं, जैसा कि ब्रिंजल में होता है। और जब आपका स्टेमन पेरियांथ से कनेक्ट है, जैसा कि क्योंकि हमने पेरियांथ लिली में पढ़ा है, तो यहाँ लिली में पेरियांथ से स्टेमन भी आपका कनेक्ट होता है। द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, ये फ्री भी हो सकते हैं अलग अलग, जिसे हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहेंगे, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री, और यूनाइट भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं पॉलीएंड्रस। द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, तो स्टेमन एक बंच में या एक बंडल में यूनाइट हो सकते हैं, जिसे हम मोनो एडल्फस कंडीशन कहेंगे, जैसा कि आपका चाइना रोज में होता है। तो चाइना रोज में आपका स्टेमन का एक बंडल होता है जिसमें यूनाइट हो रखे होते हैं, और 2 बंडल्स जिसे डायडल्फस कहेंगे, जैसा कि आपका पी में होता है, मटर में आपकी कंडीशन पाई जाती है, और इनटू मोर देन 2 बंडल्स, जैसा कि पॉलीएडल्फस सिट्रस में। तो आपकी मोनोएडल्फस मिलेगी चाइना रोज में, डायडल्फस मिलेगी पी में, एंड पॉलीएडल्फस मिलेगी सिट्रस में। तो आपकी मोनोएडल्फस चाइना रोज, डायडल्फस पी, पॉलीएडल्फस सिट्रस। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सल्विया एंड मस्टर्ड, और जो स्टेमन होते हैं इनकी
लेंथ में वेरिएशन भी हो सकते हैं, जैसा कि हमें सल्विया और मस्टर्ड के फ्लावर में देखने के लिए मिला है कि जो उसमें जो फिलामेंट होते हैं ये किसी का छोटा किसी का बड़ा, ऐसे इनकी लेंथ में वेरिएशन होते हैं फिलामेंट की लेंथ में, तो वो आपको सल्विया और मस्टर्ड में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम गायनोशियम की। तो गायनोशियम जानते हैं हम कार्पल या पेस्टिल का वर्ल होता है। गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स या पिस्टल्स। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, ऐसे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कार्पल का। तो ये ऐसे होता है डायग्राम। तो इसमें ये अपर पार्ट है, ये आपकी स्टिग्मा है और ये आपकी स्टाइल है और ये है आपकी ओवरी। ठीक है। तो जो ओवरी होती है इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, वो बेस पे पार्ट है, तो मतलब बेसल पार्ट है, एनलार्ज बड़ा होता है। ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, जिस पे एक इलोंगेटेड ट्यूब है, ये जिसे हम स्टाइल कहते हैं। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, जो स्टाइल होता है वो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, तो जो स्टिग्मा है वो यूजुअली स्टाइल की टिप होती है। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन, और यही वो रिसेप्टिव सरफेस है जहाँ पर पॉलन अटैच होते हैं। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। अब बता रखा है हर ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। तो ये ओवरी जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, मैं खाली सिर्फ ओवरी बनाता हूँ, नीचे वाला पार्ट। तो ये है आपकी ओवरी, इसमें एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि अटैच रहते हैं एक फ्लैटन कुशन लाइक प्लेसेंटा से, जो कि अटैच रहते हैं फ्लैटन कुशन लाइक प्लेसेंटा से। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब अब तो ये एक कार्पल दिखाई है, जब मोर देन वन कार्पल होती हैं तो वो जैसा कि हमने और वर्ड में पढ़ा, वो यूनाइट भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। तो दे मे बी फ्री एज ए लोटस एंड रोज आर कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन, और दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। हाँ, तो जब वो फ्री होती हैं तो उन्हें एपोकार्पस कंडीशन जैसे कि लोटस और रोज में होता है, और वो जब फ्यूज होती हैं कार्पल्स जैसे सिनकार्पस कंडीशन, जैसा कि आपका मस्टर्ड और टोमेटो में होता है। तो मैंने एपोकार्पस और सिनकार्पस की एक ट्रिक बनाई हुई है जिसे आप भी याद रख सकते हो, आपको बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्पफुल ये ट्रिक रहेगी। तो ये ट्रिक है मस्त रोला। तो ये ट्रिक है आपकी मस्त रोला। तो मस्त रोला, इसमें हम देखेंगे कि एम से आएगा आपका मस्टर्ड, और एस से आएगा आपकी सिनकार्पस कंडीशन, और टी से आएगा आपका टोमेटो। मतलब एम से मस्टर्ड, एस से सिनकार्पस कंडीशन, टी से टोमेटो, ये हो गया आपका मस्त। रोला में आपका आर ओ से आएगा रोज़, आर ओ से आएगा रोज़, एल से आएगा आपका लोटस, ए से आएगा एपोकार्पस कंडीशन। तो मस्त रोला, एम से मस्टर्ड, एस से सिनकार्पस, टी से टोमेटो, और रोला में आर ओ रोज से रोज़, एल से लोटस, ए से एपोकार्पस। तो यहाँ ट्रिक बनती है आपकी मस्त रोला। ये इंपॉर्टेंट है। एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है मस्त रोला। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद
जो ओव्यूल्स होता है वो सीड में डेवलप कर जाता है, और ओवरी आपकी फ्रूट में, ओवरी मतलब फ्रूट बन जाती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके बाद में सीड बन जाते हैं फ्रूट के। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में। तो प्लेसेंटेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे। प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन बेसिकली होता क्या है, ओव्यूल का अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, और ओव्यूल का अरेंजमेंट डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा है ओवरी में। तो जहाँ प्लेसेंटा होगी वहीं प्लेसेंटा जो है ओव्यूल को बनाएगी। तो जैसी प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, जैसे जहाँ प्लेसेंटा वहीं ओव्यूल होंगे, तो वही आपकी प्लेसेंटेशन होगी। तो इसी वजह से हम बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो मतलब ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge। तो मार्जिनल प्लेसेंट में क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा होती है वो आपकी ओवरी में मार्जिन साइड में एक रिज फॉर्म करती है, मार्जिन साइड में एक रिज फॉर्म करती है। ये आपकी मानो ओवरी हो गई मार्जिनल प्लेसेंटेशन में, ये आपकी ओवरी, और यहाँ ये मार्जिनल साइड में एक रिज फॉर्म करेगी। ये इसने मार्जिनल साइड में एक रिज फॉर्म करी, ऐसे एक रिज फॉर्म करी मार्जिनल साइड में। इसी रिज पे जो ओव्यूल हैं वो बॉर्न होंगे, इसी रिज से ओव्यूल जो है निकलेंगे। यहाँ ये ओव्यूल, तो आपको देख के पता चल रहा होगा ऐसा स्ट्रक्चर आपने मटर में देखा हुआ है। आप मटर को छीलते हैं तो ऐसे वहाँ जो उसके जो सीड हैं, बीज हैं, वो उसके ओव्यूल होते हैं जो फर्दर बनते हैं सीड, वही ऐसे मार्जिन में ऐसे अटैच रहते हैं। तो इसी प्लेसेंटेशन को कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जहाँ प्लेसेंटा एक मार्जिन साइड में एक रिज फॉर्म करती है जिस पे ओव्यूल जो है बॉर्न करते हैं इसी रिज पर, फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी, और ऐसी 2 रोज बनाते हैं जैसा कि आपने दोनों साइड में देखा होगा पी में। तो इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along a ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P। तो एज इन P यहाँ ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन का। आगे बढ़ते हैं। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial as in China rose, tomato and lemon। तो इसका पहले डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन का। ये तो यहाँ क्या होती है, जो आपकी प्लेसेंटा होती है वो सेंटर में होती है। ऐसे जो आपकी प्लेसेंटा है वो आपकी सेंटर में है, सेंटर में प्लेसेंटा है, और इसी प्लेसेंटा ने आपके ये ओव्यूल जो है बॉर्न किए हैं सेंटर में ही। तो एक्साइल मतलब जो एक्सिस पे बनी है प्लेसेंटा, जो आपकी जो एक्सिस मतलब ऐसे आपने सिलेंडर वगैरह देखे होंगे उसमें, जैसे ये सिलेंडर है, इसकी एक ये एक्सिस जा रही है, ऐसे ये कोई मतलब टोमेटो है, इसमें ये ऐसे जो एक्सिस जा रही होगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो एक्सिस पे जो आपकी प्लेसेंटा है, तो इसलिए ऐसे उस एक्सिस पे होने की वजह से इसे एक्सियल प्लेसेंटेशन नाम देते हैं। पर इसमें एक बात और आ गई, इसमें ये सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेप्टम ये इसमें दिखा रखा है। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, multilocule बन जाते हैं, the placentation is said to be axial
एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। तो एक्साइल पोजीशन पे आपकी प्लेसेंटा होती है और वो ओव्यूल को बॉर्न करती है, और वो प्लेसेंटा आपकी जो है मल्टीलोक्यूल फॉर्म करती है, आपकी ऐसे फॉर्म करती है, डिवीजन टाइप कर देती है, और बीच में आपके ओव्यूल्स होते हैं, और ऐसे आपकी मल्टीलोक्यूलर ओवरी फॉर्म करती है। एक लोक्यूल हो गया, ये दूसरा लोक्यूल हो गया, ये तीसरा, ऐसे करके मल्टीलोक्यूलर ओवरी फॉर्म करती है आपकी। तो ऐसा प्लेसेंटेशन किसमें देखने के लिए मिलती है आपको? एक्साइल में। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन आप समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। तो एक्साइल से आप याद कर लेना, एक्साइल मतलब एक्साइल पोजीशन पे जा रही है, फिर एक्साइल पोजीशन में प्लेसेंटा है और वहीं से वो ओव्यूल्स कर रही है। एग्जाम्पल टोमेटो का याद करना आप अपने मन में। टोमेटो आपने अक्सर काट के देखा होता है, उसमें ऐसे डिवीज़न हो रखे होते हैं, ऐसे टोमेटो होता है, इसमें डिवीज़न हो रखे होते हैं, बीच में आपकी प्लेसेंटा होती है, यहाँ ओव्यूल लगे रहते हैं, ठीक है। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में एग्जाम्पल है आपके चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अब बात करते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन की। पैराइटल प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरीफेरल पार्ट। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ जो ओव्यूल डेवलप करेंगे वो आपके पेरीफेरल पार्ट पर डेवलप करेंगे ओव्यूल्स। तो जब ओव्यूल्स पेरीफेरल पार्ट पे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपकी प्लेसेंटा भी पेरीफेरल पार्ट पे होनी चाहिए। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। तो यहाँ दिखा रखा है पैराइटल प्रेजेंटेशन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन में जो आपकी प्लेसेंटा है वो आपकी पेरीफेरी पार्ट में है, ऐसे ओवरी के, और ये जो है ओव्यूल को बॉर्न कर रही है, इसमें इतना ही है, ओव्यूल को बॉर्न कर रही है। फिर जो इसमें जो है फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब वैसे तो ये इसमें सेप्टा नहीं होती, तो इसमें एक ही जो आपका वो बना हुआ है, एक ही लोक्यूल होता है। तो ओवरी यहाँ वन चैम्बर्ड होती है, ओवरी हियर इज़ वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, बट ये ओवरी दो चैम्बर्ड हो जाती है। याद रखना है कौन सी बात हो रही है, पेरीफेरल की बात हो रही है। यहाँ ओवरी जो है वन चैम्बर्ड होती है बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, एक फॉल्स सेप्टम फॉर्म कर जाती है इसमें, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरी है वो टू चैम्बर्ड हो जाती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं पेरीफेरल पैराइटल प्रेजेंटेशन के, वो आपका मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। अगला हम बढ़ते हैं। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। तो हमने एक्सिस की दो प्रेजेंटेशन देखी, एक तो आपकी एक्सियल प्रेजेंटेशन है जिसमें आपकी सेप्टा बन जाती हैं, मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो जाती है, जो आपका चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में थी। अब हम एक और देखते हैं जो कि जहाँ पर भी सेंट्रल एक्सिस पर प्लेसेंटा होती है, वो सेंट्रल पे ही ओव्यूल बॉर्न करती है, पर यहाँ सेप्टा जो है वो एब्सेंट रहती है। सेप्टा एब्सेंट केस में आपकी सेंट्रल एक्स पे ओव्यूल बॉर्न करती है। एग्स इन डायंथस एंड प्रिमरोज, डायंथस एंड प्रिमरोज। तो फिर से पढ़ते हैं। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट एज इन डायंथस एंड प्रिमरोज। यहाँ जो सेंट्रल है वो आपका फ्री होता है, तो इसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल डायंथस एंड प्रिमरोज। द प्लेसेंटा आर कॉल्ड फ्री सेंट्रल, इस प्लेसेंटा को हम फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी प्लेसेंटा है वो बीच में फ्री है और कोई सेप्टा फॉर्म नहीं कर रही, और ये ओव्यूल जो है बना रखे हैं इसने। अब बात करते हैं बेसल प्लेसेंटेशन की।
इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। यहाँ जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के बेस में डेवलप करती है, मतलब ये आपकी ओवरी है, इसके बेस में आपकी जो प्लेसेंटा है वो डेवलप करेगी, यहाँ बेस में आपकी प्लेसेंटा डेवलप कर गई। एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, और यहाँ इससे सिंगल ओव्यूल, याद रखना सिंगल ओव्यूल की बात करेंगे, सिर्फ सिंगल ओव्यूल अटैच रहता है इससे, और सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड की जो एग्जांपल दे रखे हैं, तो आपकी बेसल प्रेजेंटेशन में जो आपकी प्लेसेंटा है वो ओवरी के बेस पर होगी और सिंगल ओव्यूल अटैच रहता है। एग्जांपल दे रखे हैं आपके सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के। ये डायग्राम देखते हैं इसका, ये बेसल प्रेजेंटेशन है, यहाँ आपका सिंगल ओव्यूल है और वो बेस प्लेसेंटा से जो है ग्रो किया है। आगे पढ़ते हैं हम फ्रूट के बारे में। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज़ मैच्योर और रैपन ओवरी। असल में एक रैपन एक मैच्योर ओवरी होता है फ्रूट, क्योंकि जो ओवरी होती है वही मैच्योर होके फ्रूट में आपकी जो है कन्वर्ट हो जाती है। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो जनरली जो फ्रूट बनता है वो ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बाद, जब वो मैच्योर कर जाती है तब बनता है। बट अगर जो फ्रूट बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है ओवरी से, तो उस फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। फ्रूट्स में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक वॉल जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं और अंदर उसके बीच मतलब सीड्स। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई हो सकता है और फ्लैशी भी होता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प एंड मिडल मेसोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। जब आपका जो पेरिकार्प है, जिसे जो वॉल है फ्रूट की, वो आपकी ड्राई और फ्लैशी भी हो सकती है, और जब आपकी थिक और फ्लैशी है तो उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम तीन पार्ट में, जिसमें हम आउटर पार्ट को कहते हैं एपिकार्प, मिडल पार्ट को कहते हैं मीजोकार्प और इनर पार्ट को कहते हैं आपका एंडोकार्प। तो जो आपकी पेरिकार्प है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो ड्राई और फ्लैशी हो सकती है, और अगर वो थिक और फ्लैशी है तो उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं मैंगो और कोकोनट के, उन्हें देखते हैं। तो ये मैंगो की जो आउटर लेयर है, क्योंकि ये थिक और फ्लैशी फ्रूट है तो ये आउटर लेयर है, इसे कहेंगे हम एपिकार्प, और जो बीच में मिडल लेयर इसे मीजोकार्प, और जो सीड के ऊपर एक टाइट सी लेयर आ रखी होती है उसे कहेंगे एंडोकार्प। अंदर आपका जो है वो सीड है। कोकोनट में भी ऐसे ही बात करते हैं। कोकोनट में जो आपका मीजोकार्प दिखा रखा है ये सीड है, ये उसमें एंडोकार्प है, क्योंकि ये इसमें एपिकार्प नहीं है। एपिकार्प वो जो होता है ऊपर फाइब्रस जो होती है वो चीज़ है, वो इस पर नहीं है तो नहीं शो कर रखा है। इस पर अंदर का पार्ट है जो कि मीजोकार्प दिखा रखा है टाइट, उसके अंदर जो और डार्क ब्राउन आता है एक कवच सा, वो एंडोकार्प है, और अंदर जो आपका वाइड होता है वो आपका उसका सीड है। आगे बढ़ते हैं। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप। जो मैंगो और कोकोनट है उसमें हम फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। अब ड्रूप क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी कंडीशन देखी थी हमने हाइपोगाइनस में, तो यही वही बात बता रखी है कि ये डेवलप करते हैं एक मोनोकार्पिलरी सिंगल कार्पेल से, और सिंगल कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करते हैं, और ये वन सीडेड होते हैं। इनमें एक बीज होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प, जो पेरिकार्प है वो वेल डिफ्रेंशिएट रहती है आउटर थिन एपिकार्प में, मिडल फ्लैशी एडिबल खाने योग्य होता है मीजोकार्प, एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज़ फाइब्रस। यहाँ जो मीजोकार्प होती है वो फाइब्रस टाइप की होती है।
तो मैं आपको यहाँ एक कोकोनट का स्ट्रक्चर कोकोनट दिखा देता हूँ, जिसमें आपको एपिकार्प और मीजोकार्प एंडोकार्प अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताए हुए हैं। तो जो पूरा कोकोनट है उसमें जो सबसे आउटर का पार्ट है, ये वाला, ये सबसे आउटर का पार्ट है, ये रहा आपका, इसे कहते हैं हम एपिकार्प। तो ये आपका एपिकार्प पार्ट है, एपिकार्प, ये पार्ट है आपका एपिकार्प। इसके बाद ये फाइब्रस पार्ट है, ये फाइब्रस पार्ट है, ये उसके अंदर एपिकार्प के अंदर ये फाइब्रस पार्ट है, ये सब ये दिखाया हुआ है। ये फाइब्रस पार्ट को कहते हैं मीजोकार्प। तो क्योंकि मैंगो में आपका जो एडिबल फाइब्रस पार्ट था, पल्पी टाइप, वो मैंगो में था, और कोकोनट में आपका जो होता है फाइब्रस पार्ट होता है मीजोकार्प। उसके अंदर जो एक कवच होता है डार्क ब्राउन कलर का, ये पार्ट होता है आपका एंडोकार्प, एंडोकार्प पार्ट है ये। और जो अंदर ये निकला, ये आपका एडिबल पार्ट होता है, ये होता है आपका सीड, ये आपका सीड होता है अंदर, जो एडिबल पार्ट है। तो यहाँ वही चीज़ बताई हुई थी कि जो कोकोनट में होता है उसमें जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। अब हम बात करते हैं द सीड के बारे में। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। तो जैसा कि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप कर रही थी, ऐसे ही जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका सीड में डेवलप करता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड दो चीज़ों से बना होता है, आपका सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। तो सीड है, इसमें ये बाहर की जो लेयर है ये सीड कोट है, और इसके अंदर आपका एम्ब्रियो होता है। ठीक है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी प्लूमिल रेडिकल, वो चीज़ हम यहाँ समझेंगे। तो जो एम्ब्रियो होता है वो रेडिकल का जो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एंड वन और टू कॉटलीडन। तो जो एम्ब्रियो होता है वो आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक और दो कॉटलीडन का बना होता है। एक कॉटलीडन है तो मोनोकॉट कहते हैं, और दो कॉटलीडन यानी डाइकॉट है तो उसे डाइकॉट कहते हैं। तो एक कॉटलीडन आपकी होती है वीट और मेज में, और डाइकॉटलीडन दो कॉटलीडन होती हैं आपकी ग्राम और पी में। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं डाइकॉट सीड का। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। जो सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सीड कोट। द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स। तो जो सीड कोट होता है उसकी दो लेयर होती हैं, एक जो आउटर होती है वो टेस्टा है, और जो इनर है उसे टेजमेन कहते हैं। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। तो हाइलम एक ऐसी जगह है सीड कोट में जिसके थ्रू जो सीड है, डेवलपिंग सीड है, वो आपके फ्रूट से अटैच रहता है। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द मैक्रोपाइल। इस हाइलम के जस्ट अबव एक स्मॉल पोर होता है जिसे कहते हैं मैक्रोपाइल, जो कि आपकी ऑक्सीजन वगैरह गैसेस के लिए, एक्सचेंज के लिए होता है। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। अब जो हम पता है सीड को, जो सीड है उसमें आपका सीड कोट है और एम्ब्रियो है। सीड कोट आपके दो लेयर में डिफ्रेंशिएट है, एक आउटर टेस्टा, इनर टेजमेन। तो सीड कोट के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और दो कॉटलीडन्स होती हैं। डाइकॉट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम। द कॉटलीडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। जो आपके जो कॉटलीडन होती हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में, वो ज़्यादातर फ्लैशी मतलब डाइकॉट में वो फ्लैशी होती हैं ज़्यादातर, और इनमें फूड मटेरियल होता है वो स्टोर रहता है एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है मतलब एक स्ट्रक्चर है सीड के अंदर जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, उसमें एक हम उसे जैसे आपका ये सीड है, इसमें ये एम्ब्रियो है, इसमें ये एक एक्सिस है, इसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, जिसके थ्रू ये पूरा है। इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो दो एंड हैं, एक ये वाला एक ये वाला,
उन्हें आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्ल्यूमल। इन्हीं एंड्स को हम रेडिकल और प्ल्यूमल कहते हैं। जो नीचे वाला एंड है उसे हम रेडिकल कहेंगे क्यों, तो वो रूट्स को जनरेट कर रहा था। ऊपर वाला एंड जिसे हम प्ल्यूमल कहेंगे तो वो शूट सिस्टम को आपका जनरेट करेगा। तो एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस are present the radical and the plumule. In some seeds such as castor, the endosperm formed as result of double fertilization is a food storing tissue and called endospermic seed. तो आप एंडोस्पर्म के बारे में और डिटेल में अपने आगे वाले 12th के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ बता देता हूँ कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न होता है, उसमें ही आपकी ट्रिपल फ्यूज़न कंडीशन में एंडोस्पर्म जो है सीड में फॉर्म होता है। एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होता है और वो एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है। तो फूड स्टोरिंग टिश्यू है, तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है उन्हें कहते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी, हम पी, बीन, ग्राम की बात करते हैं, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर सीड्स में जो है उनके सीड की मैच्यूरेशन के दौरान जो है एंडोस्पर्म पूरा यूज़ हो चुका होता है, तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो जनरली ये देखा है डाइकोट सीड हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट एंडोस्पर्म का एग्जांपल, एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल दे रखा है इसमें, जैसे कि आपका कैस्टर यहाँ देखा है। जैसे कैस्टर जो एंडोस्पर्मिक सीड है, इसमें जो एंडोस्पर्म होता है मैच्योर होने के बाद रिटेन रह जाता है, तो इसे एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। वाइल इन पी, बीन, ग्राम में जो एंडोस्पर्म जो है वो रिटेन नहीं रहता मैच्योर सीड में, तो इसलिए इन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। मतलब एंडोस्पर्म जनरली आप याद रखो एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है। यहाँ ये डायग्राम दिए हुए हैं आपके, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड का डायग्राम है। ये आपकी सीड कोट है, ये ऐसे उल्टा करके दिखाया हुआ है। तो जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया कि जो हाइलम होता है ये एक स्कार है जिसके थ्रू जो डेवलपिंग सीड है वो फ्रूट से अटैच रहता है। और इस हाइलम के अबव, ऐसे हम इसे उल्टा करते हैं, तो इस हाइलम के अबव एक बहुत छोटा एक स्मॉल पोर होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये सीड कोट है। इसके अंदर आपकी जो है एम्ब्रियो होगा, इसमें एम्ब्रियोनल एक्सेस होंगी, इसके दो एंड होंगे, एक एंड आपका रेडिकल होगा, एक एंड आपका प्ल्यूमल होगा। और सीड कोट में आपकी हाइलम है जिसके थ्रू जो सीड है वो डेवलपिंग सीड है वो आपके फ्रूट से अटैच रहता है। एंड अबव हाइलम एक स्मॉल पोर है मैक्रोपाइल, जो एक्सचेंज ऑफ गैस में आपका काम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एम्ब्रियो में। तो जैसा कि यहाँ दिखा रखा है ये इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका नीचे वाला एंड ये रेडिकल फॉर्म करता है और ये ऊपर वाला एंड जो प्ल्यूमल होता है, और ये दो कॉटलिडन जुड़ी हुई हैं, ऐसे डाइकोट सीड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो डाइकोट सीड होते हैं वो आपके जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट उसमें एंडोस्पर्मिक भी था, जैसे कि एग्जांपल था कैस्टर। और जो जनरली जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म रिटेन रहता है। सम ऐसे ऑर्किड्स में बात करिए वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, जैसे वहाँ के एंडोस्पर्मिक का एक सेक्शन था आपका कैस्टर, ऐसे ही ये जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल दे रखा है आपका ऑर्किड्स। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट बाल। तो सीरियल्स में बात करके एग्जांपल दे रखा है मेज का, इनमें जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज रहता है फ्रूट की वॉल से। द एंडोस्पर्म इज़ बल्की एंड स्टोर फूड, क्योंकि एंडोस्पर्मिक सीड हैं तो जाहिर सी बात है जो एंडोस्पर्म होगा वो बल्की होगा, उनमें फूड जो है स्टोर रहेगा। जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट्स करती है एम्ब्रियो
बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। तो एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर, जिसे हम एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। तो एंडोस्पर्म में एक आउटर कवरिंग होती है, एक प्रोटीन लेयर की कवरिंग होती है जिसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। वो एम्ब्रियो को और बाहर का जो अपना सीड कोट जाएगा वो उससे सेपरेट करती है। द एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म है तो एम्ब्रियो एक स्मॉल होता है एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के एक एंड पे सिचुएट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटलिडन नोन एज स्क्यूटेलम। और इसके पास एम्ब्रियो है तो क्योंकि मोनोकॉट की बात हो रही है तो एक ही कॉटलिडन होगी और वो शील्ड शेप की होती है, और इसकी सिंगल कॉटलिडन कहते हैं हम स्क्यूटेलम। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। क्योंकि रूट और शूट तो ग्रो करनी है तो इसके बाद एक शॉर्ट एक्सिस होती है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एंक्लोज्ड इन अ शीट्स, और ये प्लूम्यूल और रेडिकल भी अपनी अपनी शीट्स में एंक्लोज रहते हैं जिसे कॉरियोप्टाइल या कॉरियोराइजा कहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो, रेडिकल से रूट, क्योंकि इसमें आर आ रहा है तो इसकी कवरिंग में भी आर आएगा तो कॉलियोराइजा। तो कॉलियोराइजा आपकी रेडिकल की कवरिंग हो गई और कॉलियोप्टाइल आपकी प्लूम्यूल है, पी से प्लूम्यूल और इसमें पी आ रहा है तो मतलब कॉलियोप्टाइल आपकी प्लूम्यूल की कवरिंग हो गई। आगे यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटलिडन सीड। तो यहाँ ये डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका एम्ब्रियो है और ये आपका एंडोस्पर्म है इसमें सीड में, और इस तरफ दिखा रखा है कि ये एल्यूरॉन लेयर है जो इसकी एंडोस्पर्म होगी एंडोस्पर्म पर, और ये अलग करेगी आपको एम्ब्रियो को सेपरेट करेगी इससे एंडोस्पर्म से। ये एंडोस्पर्म के कवरिंग है एल्यूरॉन लेयर की जो एक प्रोटीनेशियस लेयर है, और उसके बाद ये आपकी सीड कोट या फ्रूट वॉल है। फिर यहाँ नीचे दिखा रखा है ये आपका एम्ब्रियो है, पूरा स्ट्रक्चर ये एम्ब्रियो है आपका, ये आपका एम्ब्रियो शो किया हुआ है यहाँ, जो कि सेपरेट हो रखा है आपका एंडोस्पर्म से बाय एल्यूरॉन लेयर प्रोटीनेशियस लेयर। और यहाँ आपका ये एक सिंगल कॉटलिडन है आपका जिसे एम्ब्रियो में इसमें स्क्यूटेलम कहते हैं मोनोकॉट में, और यहाँ ये प्लूम्यूल है एक इसकी एक एक्सिस एंड पे जो कवर है बाय कॉलियोप्टाइल, और यहाँ रेडिकल है जो कवर है आपकी बाय कॉलियोराइजा की वजह से। तो हमें इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए। आप जब कभी भी कुछ इसमें भूलते हैं तो आप ये दोबारा देख सकते हैं, और इस चैप्टर के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो एग्ज़ाम्पल बार बार रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।